दोस्तों नमस्कार। आज हम 69 बीपीएससी और एफए मेंस के लिए समान नागरिक संहिता पर चर्चा करेंगे। बड़ी चर्चा में रहा है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों से पहले यदि 69 और एफए में फाइनल करना चाहते हैं तो आप टीएमजीसी साइज का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो तो 100% कंप्लीट करके जा सकते हैं। आपका फाइनल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जीएस पेपर 1, 2 में लड़ जाएंगे। आपको अच्छा से लिख कराएंगे, आपका फाइनल हो जाएगा। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे सुन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से समान नागरिक संहिता का प्रावधान करती है। सबसे पहला लाइन यही होगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले सभी समुदायों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी धर्म जाति क्यों नहीं हो। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो भारत में रहने वाले सभी समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, बच्चों को गोद लेने, इससे जुड़े हुए एक समान कानून होंगे। सभी समुदायों के लिए एक समान कानून होंगे। शादी, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी से जुड़े हुए सभी समुदायों के लिए एक जैसे नियम होंगे। इसका अर्थ यही है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? जैसे जानते होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो नीति निस्तत्व का अंग है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का राज्य को जो है आदेशित करती है। राज्य को कहा गया है कि राज्य जो है अपनी नीतियों को लागू करने में इसको ध्यान में रखेगा, यानी राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। नीति निस्तत्व है तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के लिए जो है एक नैतिक आदेश है, इसको भी लागू करने का प्रयास करेगा। दूसरा, भारत में व्यक्तिगत कानून काफी जटिल और अलग अलग है। हर सभी समुदायों के लिए अलग अलग कानून है। देखिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 देखेंगे तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम है, ये ईसाई यहूदी समुदाय पर लागू होता है। तो अलग अलग हर समुदाय के लिए, हर धर्म के लिए अलग अलग कानून, अपना निजी कानून होने से क्या है कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है। साथ ही साथ इस अलग अलग कानून की वजह से क्या होता है, जाति, लैंगिक भेदभाव, हर कानून में महिलाओं की स्थिति जो है अलग अलग है। लैंगिक भेदभाव, जातीय भेदभाव जो है इससे पैदा होती है। समझ रहे हैं, यह स्थिति है। और 1985 में अहमद खान बनाम सहबानो केस से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट 8 बार भारत सरकार को इसको लागू करने के लिए जो है विचार करने को कहा है। 8 बार। 1985 में अहमद खान बनाम सहबानो केस से लेकर अभी तक 8 बार सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को लागू करने के लिए विचार करने को कहा है। अभी हाल ही में 22वें विधि आयोग जो है समाज के सभी हितधारकों से इसको लागू करने के लिए सुझाव मांगा है। समझ रहे हैं, तो यह स्थिति है। तो महिलाओं के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए और जातीय जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए कारगर है। अब इसके पक्ष में क्या तर्क है, महत्व क्या है? तो सबसे पहले संविधान प्रावधान है, क्योंकि इसकी प्रावधान तो संविधान में दी गई है, लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य को आदेशित करता है कि इसको लागू करने का प्रयास करेगा। यह है नीति निश्चित तत्व में है। उसके बाद इससे पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। अब कहिए तो यहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राष्ट्र किसी धर्म किसी भी मान्यता को, राष्ट्र के पास कोई मान्यता नहीं है, राज्य सभी लिए को समान दृष्टि से देखता है। समझ रहे हैं, पंथ निरपेक्षता का राष्ट्र के पास कोई धर्म नहीं हो, राष्ट्र के सामने में, राज्य के सामने में सभी धर्म बराबर हो। समझ रहे हैं, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है,
तो सभी भारत में रहने वाले सभी समुदायों के लिए अगर एक जैसे कानून अगर होंगे, एक जैसे कानून होंगे, समझ रहे हैं, एक जैसे कानून होंगे तो राज्य जो है किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मान्यता नहीं देगा। एक देश एक कानून अगर समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो पूरे देश भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून होंगे, समझ रहे हैं। शादी, विवाह, तलाक, बच्चों को देना, इससे जुड़े हुए। और अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो सारे देश के लोग जो है एक कानून में जुड़ बंध जाएंगे। इससे राष्ट्रीय एकता और एकता को मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब एक ही कानून से पूरे देश प्रभावित होगा, पूरे देश जो है जुड़ जाएगा। इस देश में महिला पुरुष सभी पूरे भारत में अभी जो है एक कानून से लोग शासित नहीं हो रहे हैं। सबका अपना अपना, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू उत्तराधिकारी नियम है, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम है, सबका अपना अपना कानून है। इससे एक विभाजन पैदा होता है समाज में। अगर इसको लागू होता है तो ये विभाजन जो है समाप्त हो जाएगा, तो लोग जुड़ जाएंगे आपस में एक कानून के माध्यम से, तो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद जो है इसके पक्ष में क्या तर्क है, आलोचना, तो ये विविधता के विरुद्ध है। लोकतंत्र में जो है, क्योंकि अभी वर्तमान में सभी समुदायों की अलग अलग कानून है। आदिवासी के लिए अलग कानून है, आदिवासी समुदायों के लिए, हिंदू समुदाय के लिए अलग है, जैन, बौद्ध, यहूदी, मुस्लिम, सबकी अलग अलग कानून है। तो लोकतंत्र में विविधता जो है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है विविधता। लेकिन अगर एक कानून हो जाएगा तो सबकी विविधता जो है समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहूदी धर्म का गोद लेने की क्या कानून है, उत्तराधिकारी के क्या नियम है, हिंदू धर्म का अलग अलग है, ईसाई धर्म का अलग अलग है, तो एक जैसे कानून होने से उसकी विविधता समाप्त हो जाएगी, समझ रहे हैं। और अनुच्छेद 29 जो है सांस्कृतिक विविधता को रक्षा करने का अधिकार देता है आम लोगों को, तो अनुच्छेद 29 के भी विरुद्ध है आम। अब देखिए लंबे समय से इसको लागू करने की विचार रही है, लेकिन आज भी इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। और आम सहमति दो स्तरों पर बनाने की जरूरत है, एक विभिन्न समुदायों के स्तर पे, दूसरा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच है। आम सहमति और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संगत नहीं है। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है लोग आम नागरिक, भारत के नागरिकों को देता है। लेकिन अगर यह कानून लागू होता है तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके मार्ग में बाधा खड़ा करेगा, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है। और अगर यह कानून लागू होता है तो राज्यों की विधायी क्षमता के अधिकार को भी जो है अतिक्रमण कर सकता है, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है। इसके जो है कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इसके महत्व भी है। इन सब के बावजूद जो है समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, जाति और लैंगिक भेदभाव को दूर करने में, राष्ट्रीय एकता एकीकरण को बढ़ावा देने में कारगर है। पीडीएफ में बहुत एक ही पेज में बनाया गया है, सटीक है, इसी को देख लीजिएगा, हो जाएगा।